Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about the very important question of 12th economic, that is law of demand. So in this video we will deeply learn about the law of demand and about some assumptions of the demand and as well as some exceptions of the law of demand. So let's start with our topic. So before going to start these questions, I'm going to share some tips which we need to adopt, which we need to use at the time of writing your examination. Okay, if you are writing your paper, if you got the question that is law of demand in the question number 6, I can say mostly ये जो question होता है वो आपके question number 6 में आता है for 8 marks. ठीक है, so अब तक के economics की study के experience के accordingly मैं आपको बता दूँ, so it is very 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 important question, ये जो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है. ठीक है, आप 13 में जा रहे हो, आप 12th में हो या फिर आगे आप M.Com कर रहे हो या मास्टर्स की भी डिग्री ले रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन ही क्यों ना कर रहे हो, बट लॉ ऑफ डिमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द बेस ऑफ आर इकोनॉमिक्स थ्योरी. ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में ये सिखाऊंगी कि मेथड क्या होना चाहिए जब भी आप आंसर लिखते हो. सो अगर आपको क्वेश्चन आया दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, सो सबसे पहले यू नीड टू राइट सम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द रिलेटेड लॉ. मतलब डिमांड के लॉ के बारे में लिखना है तो पहले तो आप उसकी कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट्स को ऐड करेंगे. देन हम लिखेंगे इसके स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि अगर कोई लॉ है तो जो भी ऑथर है या जो भी इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया होता है, वो हमें लिखना होता है, जो मैं आगे लॉ ऑफ डिमांड का सब बताने वाली हूँ. सो यही मैथड हम यूज़ करने वाले हैं. पूरा जो कुछ पॉइंटर्स मैंने स्क्रीन पे दिए हैं, इसी पॉइंटर्स के अकॉर्डिंगली वी विल राइट आर लॉ ऑफ डिमांड वाला क्वेश्चन. ठीक है, देन वी नीड टू मेक schedule and table, we can say. Then we have to draw the diagram with explanation, and after all four things we need to write assumptions and exceptions respectively as per the question asked by in your paper, in your by your examiner in your paper. ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते. ये तो नॉर्मल मैथड था जस्ट फॉर एक्स्ट्रा डिटेल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर गुड पेपर प्रेजेंटेशन. सो नाउ लेट्स बिगिन विद सम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे सबसे पहले. सो द लॉ, ये जो लॉ है ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, कब इंट्रोड्यूस किया है, कौन सी बुक में पब्लिश्ड है, ये सारी डिटेल्स मेंशन्स एंड सेव की गई है, ये सब हम देखने वाले हैं. सो लॉ ऑफ डिमांड में अगर आप देखोगे एज पर योर 12th इकोनॉमिक्स बुक्स, द लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक्चुअली ये लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस किया है इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890. I am going to repeat it again because it is a very important part, that is the introduction part. So again I am repeating, the law of demand, the law of demand was introduced by Professor Alfred Marshall, Professor Alfred Marshall, Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, Principles of Economics, Principles of Economics, which was published in 1890. So आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया है, जो ये सारी डिटेल्स जो है उन्होंने सेव की है, रिटन की है इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890. ठीक है, अब ये जो लॉ है ये क्या बताता है एक्चुअली. सो द लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब कोई भी प्रोडक्ट का जब आप डिमांड कर रहे हो तो उसकी प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जितना भी हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस एंड डिमांड के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है ये. ठीक है, ये किस तरीके से फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है वो मैं आपको आगे बताने वाली. ठीक है, सो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था. आफ्टर द इंट्रोडक्शन पार्ट वी नीड टू राइट सम स्टेटमेंट, जैसे मैंने मेथड बताया था. सो उसके अकॉर्डिंगली जाएंगे, सो स्टेटमेंट लिखेंगे. और नाउ लिसन इट केयरफुली, अगर आप स्टेटमेंट लिख रहे हो सो यू कैन नॉट ऐड योर ओन वर्ड्स बिकॉज ये जो भी इकोनॉमिस्ट ने दिया है स्टेटमेंट वी शुड गो विथ कट टू कट. सो यहाँ पर जैसे देखिए स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले ही मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. मतलब आगे जो भी मैं लिखने वाली हूँ वो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग रहेगा. ठीक है, सबसे पहले इन्होंने किया अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. मतलब सारी चीज़ें जो है अदर थिंग्स है, जो भी आप इस लॉ में पढ़ने वाले हो उसके अलावा जो सारी चीज़ें होंगी, सारे फैक्टर्स होंगे, जो भी डिटर्मिनेशंस होगा वो सारी चीज़ें क्या होगी,
अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट और इक्वल वी कैन से, ठीक है। सो आगे इन्होंने बोला है हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द लोअर ऑफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब यू नीड टू रिमेंबर दैट HSLL, मतलब इफ हायर द क्वांटिटी डिमांडेड, higher the price of a commodity, smaller the quantity demanded and larger the price of a commodity, तो इसमें क्या आएगा, lower the price of a commodity so larger the quantity demanded। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे आप देखिए मैंने कुछ सिम्बलिकली आपको दिखाया है कि अगर प्राइस बढ़ेगा सो डिमांड विल फॉल, इफ द प्राइस विल डाउन डिमांड विल इंक्रीज। सो यही चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, जिसके लिए हम कोड वर्ड रख सकते हैं HSLL, मतलब कि हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। सो दिस इज द स्टेटमेंट विच वी नीड टू राइट डाउन इन आवर पेपर आफ्टर द इंट्रोडक्शन। सिंपलिकली अगर आप देखोगे सो ये जो फॉर्मूला दिखाया गया लॉ ऑफ डिमांड का, दैट इज D of x इज इक्वल्स टू F P of x। ये क्या होता है, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी x इज इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी x। सी हियर द D stands for डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ठीक है, X stands for commodity ओनली, F क्या होता है फंक्शन बता रहा है इनका, एंड P of x इज अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब कि डिमांड, अगर किसी भी कमोडिटी की डिमांड हो रही है तो वो किसके रिलेशन पे जाएगी, प्राइस की अकॉर्डिंगली डिमांड इन्फ्लुएंस होगी, ठीक है। जैसे हमने ऑलरेडी डिटर्मिनेशंस में पढ़ा हुआ है, डिटर्मिनेशंस ऑफ डिमांड के वीडियो के लिए मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो टू, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डिमांड स्केड्यूल। अगर आपको याद हो मेथड में देखिए मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको बताया था यू आर सपोज टू राइट स्टेटमेंट, आफ्टर यू हैव टू राइट डाउन द स्केड्यूल एंड टेबल। सो हम उसी स्टेज पे आ चुके हैं, हमें यहाँ पे टेबल बनाना है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, दैट इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन रुपीज़, प्राइस विल ऑलवेज बी इन रुपीज़, ठीक है। सो जो कमोडिटी एक्स हमने एज्यूम किया है उसका प्राइस मैं इस कॉलम में लिखने वाली हूँ, और जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स, मतलब उसी कमोडिटी के लिए कितना डिमांड हुआ है इन केजीज में, ठीक है। वो सी जब प्राइस 50 था तो हम एक क्वांटिटी डिमांड करते थे, प्राइस 50 से रिड्यूस होकर 40 हो गया तो हमने एक से क्या किया, हमारी डिमांड को इंक्रीज़ कर दिया और वो हो गई 2, ठीक है। डिमांड यहाँ पर हमारी इंक्रीज़ हो गई। सो जैसे जैसे आपका जो प्राइस है कमोडिटी का 50 से डाउन होते होते डिक्रीज़ होते गया, उसी तरीके से आप जो पहले 1 यूनिट डिमांड करते थे 1 किलो, वहाँ पर आपने क्या किया, धीरे धीरे आपकी डिमांड बढ़ा ली। मतलब यहाँ पे प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। आपको याद रखना है कि प्राइस अगर यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ तो आपकी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। जैसे कि अगर आप देखो ऑनियन एंड टमाटो का एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर टोमेटो आप लेने जा रहे हो, ठीक है, अगर वो 50 रुपीज़ में 1 kg मिलता है, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि 50 रुपीज़ बिक रहा था तो आपने सिर्फ 1 kg लिया। अब 2 दिन बाद आप फिर से मार्केट गए, आपने देखा कि टमाटो का प्राइस जो है 50 रुपीज़ से डाउन होकर 30 रुपीज़ हो गया, तो आपने क्या किया, जहाँ पर आप 1 किलो टमाटो खरीदते थे वहाँ आपने 2 से 3 किलो टमाटो खरीद लिया। क्यों खरीदा, क्योंकि टमाटो का प्राइस क्या हो गया, डाउन हो गया, इस वजह से आपने उसकी डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी। दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड। व्हेनेवर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल फॉल द कंज्यूमर स्टार्ट purchasing it. It means demand of that particular commodity will rise. Okay. Now this table, इसी टेबल को वी नीड टू शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मली डायग्राम रख दिया है, आप देख सकते हो। नीचे जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे हमें हमेशा क्वांटिटी दिखानी होती है, एंड वाई एक्सिस पे वी नीड टू रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। आप देखोगे तो ये आपका जो है डिमांड कर्व है, विच ऑल्सो डिनोटेड बाय DD, दैट इज डिमांड कर्व। एंड डिमांड कर्व का जो रिलेशन है या फिर इसका बिहेवियर अगर आप देखोगे तो इट स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, ठीक है, left to right, slopes downward from left to right. Whenever the price of a commodity will increase, the quantity demanded will decrease. That's why it is showing the inverse relationship. We need to always remember it for your objective purpose also. Demand curve will always show the inverse relationship, ठीक है। अब आपको डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देना है, सो आप कैसे दोगे। सी अगर आप पेपर लिख रहे हो तो जितना आप PPT में देख रहे हो उतना भी आपने लिख लिया तो दैट इज़ ऑल इनफ, क्योंकि आपको अजम्पशन भी लिखने हैं आगे, ठीक है। मैं आपको मार्क्स भी अलॉट कैसे होते हैं वो बता दूंगी। नाउ एक्सप्लेनेशन क्या है।
सो एक्सप्लेनेशन में आप देखो, इन द फिगर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जो मैंने अभी बोला. नाउ डी डी इज द डिमांड कर्व विच स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. जो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको डायग्राम का दिया था, एज इट इज आई हैव रिटन दिस हियर फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम. ओके, सो ये हो गया हमारा डायग्राम. सो अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा एजम्पशन, सो हमें एजम्पशन लिखने पड़ेंगे, और अगर आपको पूछा गया एक्सेप्शंस लिखो, सो हमें राइट डाउन करना पड़ेगा एक्सेप्शन. सो इसी एक ही फुल फ्लेज वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको दे रही हूँ. सो हम लोग यहाँ पर एजम्पशंस के बारे में देख लेते हैं. ठीक है, सो अजम्पशन क्या होता है, हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं. जैसे कि अगर आपको ध्यान होगा, सो हमने जो स्टेटमेंट देखा था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का, उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इक्वल होंगी, लेकिन उन चीज़ों में चेंजेस आ सकती है. तो हमारा एक अजम्पशन हो सकता है कि लॉ ये कह रहा है, बट ऐसा भी होना पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी वी कैन अज्यूम. सो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, इफ़ द लॉ ऑफ डिमांड इज़ टू फाइंड ट्रू. ठीक है, सो हम कैसा होगा, कंज्यूमर का इनकम कैसा होता है अगर लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली मैं देखूँ. ठीक है, अभी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट. अगर मैं लेवल ऑफ इनकम देखूँ, सो यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं होती है ना, है ना. अब ये हो सकता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर सकते हैं. ठीक है, सो लॉ ने ये चीज़ सोचा ही नहीं है. मतलब हम यहाँ पर इसको लेवल ऑफ इनकम को कांस्टेंट और इक्वल मान रहे हैं, लेकिन ऐसा हम सोच सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट और इक्वल रहेगा, बल्कि इसमें चेंजेस हो सकती है. डिमांड विल इन्फ्लुएंस इफ़ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर विल इंक्रीज. ठीक है, सो ये था एजम्पशन. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने लेवल ऑफ इनकम को इक्वल रख दिया है, कांस्टेंट रख दिया है, बट अगर ये बढ़ जाएगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगी. नाउ नेक्स्ट, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, मतलब पॉपुलेशन इक्वल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, जैसा कि वैसा रहेगा. नहीं, पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा है, सो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अगेन डिमांड विल इंक्रीज. ठीक है, इट इज सो सिंपल, बट यू हैव टू थिंक अबाउट अपोजिटली एंड विद द बेसिस ऑफ सम अजम्पशंस, दैट्स ऑल. ठीक है, डिटर्मिनेशंस के ही सारे पॉइंट्स अजम्पशन में है, डिटर्मिनेशंस के ही सारे पॉइंट्स एक्सेप्शंस में है. नाउ प्राइजेज ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट. ऐसा नहीं हो सकता है कि सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि सब्सटीट्यूट में हम लोगों ने टी और कॉफ़ी का एग्जाम्पल दिया है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर सब्सटीट्यूट गुड्स का, अगर समझो कि टी का प्राइस बढ़ा तो डेफिनेटली क्या होगा, डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ा, इसकी डिमांड बढ़ गई. लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंगली हमने इसको इक्वल समझा है, मतलब कि कोई चेंजेस ही नहीं हो रही है, बट चेंजेस होती है. ये हमारा एजम्पशन है और हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि चेंजेस तो हो रही है. ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्राइजेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कार एंड फ्यूल. ठीक है, लॉ कहता है कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, लेकिन कार एंड फ्यूल के हिसाब से अगर आप फ्यूल को ही देखो, सो इसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं. जैसे जैसे चेंजेस होगी वैसे वैसे कार की डिमांड इन्फ्लुएंस होगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस. ये हम सोच रहे हैं कि ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, हम सोच ही नहीं रहे कि मतलब फ्यूचर में कुछ होने वाला है, लेकिन फ्यूचर के बेसिस पे हम सोच के चीज़ों को ख़रीदते हैं, हम इसका स्टॉक जो है जमा करते हैं. लेकिन यहाँ पर अजम्पशन क्या है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उसको इक्वल और कांस्टेंट कर दिया, वो इसके रिगार्डिंग सोच ही नहीं रही है. नो एक्सपेक्टेशंस, बट कंज्यूमर्स आर एक्सपेक्टिंग अबाउट द फ्यूचर प्राइस एट द टाइम ऑफ डूइंग marketing, at the time of doing purchasing the things, etc. Now next point, that is no change in taste habits and fashion. हम सोच रहे हैं लॉ के अकॉर्डिंगली कि टेस्ट हैबिट्स फैशंस में चेंजेस नहीं होगी, बट इट कैन बी पॉसिबल. फैशन तो डे बाय डे चेंज होते रहता है ना. नाउ द लास्ट पॉइंट, दैट इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी. अब जो टैक्सेशन पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसा सोचा जा रहा है लॉ के अकॉर्डिंगली. बट अगर गवर्नमेंट कोई भी चेंजेस लाएगी तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर फैक्टर या कमोडिटी या प्रोडक्ट का डिमांड इन्फ्लुएंस हो जाएगा. ठीक है, सो ये था अजम्पशन वाला पार्ट. आफ्टर द अजम्पशन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सेप्शंस.
एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, मतलब ये सारी चीज़ों पे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ पर इनका लॉ रॉन्ग प्रूफ हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्शंस। मतलब इसके अलावा सारी चीज़ों पे लॉ एप्लीकेबल हो पाएगा लेकिन इन सारे प्रोडक्ट्स पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्शंस। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट वी हैव जिफिन गुड्स। जिफिन गुड्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, जिफिन पैराडॉक्स क्या होता है मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो गुड्स के बारे में बताऊंगी, दैट इज इंफीरियर गुड्स एंड द सेकंड वन इज सुपीरियर गुड्स। ठीक है, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, जो बहुत ही सस्ते होते हैं, चीपेस्ट रेट में आपको मिल जाते हैं इन द मार्केट। एंड व्हाट अबाउट द सुपीरियर गुड, सुपीरियर गुड्स क्या होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, थोड़ी कॉस्टली होते हैं और इनका डिमांड बहुत ही ज़्यादा मार्केट में होता है। ठीक है, सो ये दो गुड्स को अगर आप याद रखोगे सो हमें जेफिन प्रोडक्ट्स पैराडॉक्स को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। सो जिफिन क्या है, ये एक इकोनॉमिस्ट का नेम है। ठीक है, रॉबर्ट जिफिन। ठीक है, पैराडॉक्स का मतलब होता है अपोजिट नेचर और बिहेवियर। ठीक है, सो जिफिन पैराडॉक्स ये पॉइंट एक्सेप्शंस में इसलिए दिया गया है कि इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इफ द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स विल फॉल बट स्टिल कंज्यूमर विल नॉट डिमांड मोर। सी, अगर ब्रेड का प्राइस एकदम सस्ता हो जाए तो हम ब्रेड को खरीद कर नहीं रख सकते, बिकॉज इसका एक एक्सपायरी होता है, वैलिडिटी होता है, जिसे मैं स्टोर करके नहीं रख सकती हूँ नंबर ऑफ डेज के लिए। और हम अगर ब्रेड सस्ता हो गया तो ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रेड ही कंज्यूम करूँगी, लेकिन ब्रेड के कंपैरिजन में कोई सुपीरियर गुड्स है, लाइक सुपीरियर गुड्स लाइक मीट। ठीक है, अगर मीट है तो मैं क्या करूँगी, इट इज़ कॉस्टली और इट इज़ सुपीरियर गुड्स एज कम्पेयर टू दी ब्रेड दैट इज़ इन्फीरियर गुड्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इन्फीरियर गुड्स का प्राइस कम हो गया है तो लॉ के अकॉर्डिंगली उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे उसकी डिमांड नहीं बढ़ाते हुए सुपीरियर गुड्स पे जाऊँगी जिसका प्राइस ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, दैट इज़ मीट। मैं उसको क्या करूँगी, स्टोर करके रख लूँगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब अपोजिट। सो यहाँ पे अपोजिट बिहेवियर शो हो रहा है इन्फीरियर एंड सुपीरियर का, मतलब सुपीरियर गुड्स महंगा है, मीट इज सो कॉस्टली बट स्टिल एज कम्पेयर टू इन्फीरियर गुड्स दैट इज ब्रेड, उसके कंपैरिजन में मैं क्या करूँगी, सुपीरियर गुड्स खरीदूंगी, दैट इज मीट। देन वी हैव प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स का मतलब होता है एक्सपेंसिव गुड्स। ठीक है, सम टाइम क्या होता है ना, इफ़ यू आर अ रिच और इफ़ यू आर आप थोड़े ब्रांड कॉन्शियस हो, स्टेटस कॉन्शियस हो, प्रेस्टीज पे बिलीव करते हो, सो आप एक्सपेंसिव गुड्स ही खरीदोगे, लाइक डायमंड्स, गोल्ड्स, है ना, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर अ स्टेटस सिंबल, है ना, सोसाइटी में हमारे स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, आपने कितना गोल्ड पहना है, कितने डायमंड्स यू हैव। ठीक है, सो प्रेस्टीज गुड्स में क्या होता है, अगर डायमंड का रेट बढ़ेगा भी तो मैं उसको खरीदना नहीं बंद करूँगी, जस्ट बिकॉज आई नीड टू शो माई स्टेटस इन दिस सोसाइटी। सो मैं उसको क्या करूँगी, ज़रूर डेफिनेटली करूँगी, इवन इफ द प्राइस ऑफ दैट प्रेस्टीज गुड्स आर हाई। ठीक है, सो यहाँ पे लॉ फिर से क्रॉस कर जाता है, लॉ कहता है कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगा, लेकिन प्रेस्टीज गुड्स, डायमंड्स एंड गोल्ड्स में अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेटस सिंबल। ठीक है, नाउ वी हैव स्पेकुलेशन इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस। अगर फ्यूचर प्राइस के बारे में आप सोच रहे हो तो आप डेफिनेटली उसका प्राइस बढ़ा दोगे, इवन वो आपको इस वक्त महंगा मिल रहा है, 10 रुपये की चीज़ अगर 40 रुपीज़ में मिल रही है और आपको पता है कि कल और 50 हो जाएगी, सो आप 50 के बदले 40 में ही खरीद लोगे, प्राइस बढ़ रहा है, आपने डिमांड भी बढ़ा दिया आपने। बट लॉ क्या कहता है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पेकुलेशन जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन, प्राइस बढ़ा तो आपने डिमांड भी बढ़ा दी, लाइक शुगर एंड ऑयल में होता है ये सारा। देन वी हैव प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे कि हम लोग थोड़े ब्रांडेड प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हैं ना, सो नॉर्मल समझो कि अगर आप एक कुर्ती या जीन्स वगैरह परचेस करने के लिए मार्केट में जा रहे हो, नॉन ब्रांडेड या अनब्रांडेड चीज़ आपको 300 400 अंडर द 500 यू विल गेट ईजीली। लेकिन अगर आप वही चीज़ सेम कलर आप खरीदने जा रहे हो, मॉल वगैरह से खरीद रहे हो, सो वो एक ब्रांड का हिस्सा हो जाता है, जिस वजह से आप जानते हुए भी आपको पता है कि 300-400 मुझे लोकल मार्केट में मिल जाएगा, बट इफ़ यू वांट टू परचेज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट सो यू विल गो विद अ हाई प्राइस, मतलब अगर वो महंगा भी है तो भी आप उसे खरीदोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि इट्स अ ब्रांड, ये बहुत महंगा है लेकिन मैं इसे लोकल से खरीदूंगा, नहीं, आपको अगर खरीदना है, इफ़ यू आर अ ब्रांड कॉन्शियस, दैट इज कॉल्ड प्राइस इल्यूजन, मतलब प्राइस बड़ा भी रहेगा तो भी स्टिल यू विल परचेज इट।
ठीक है। देन वी हैव इग्नोरेंस। सम टाइम क्या होता है, हम अवेयर ही नहीं होते अबाउट द प्राइस। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम महंगे में ख़रीद कर ले आते हैं, बाद में पता चलता है कि ये चीज़ तो इतने में मिलती है ना। जैसे कि अगर हम मॉल में गए 1000 रुपीज़ का एक कुर्ती लिया, सेम चीज़ आपको लोकल मार्केट में 500 का मिल रहा है। दैट इज़ कॉल्ड इग्नोरेंस। ठीक है। सो आप ये मतलब आप नहीं जानते थे, आपने ख़रीदा, महंगा है बट स्टिल आपने उसको डिमांड किया, प्राइस ज़्यादा है बट स्टिल उसकी डिमांड भी बढ़ गई। दैट इज़ कॉल्ड इग्नोरेंस। देन वी हैव लास्ट, दैट इज़ हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स क्या होता है, ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजम्पशन सर्टेन गुड्स, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो टी कंज्यूम करते रहते हैं। सो वो वहाँ पर क्या करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। बढ़ भी रहा है सो हमको टी अगर कंज्यूम करना है तो हम उसे खरीदेंगे ही। दैट इज़ ऑल द एक्सेप्शन पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। सो वी हैव completed दिस टॉपिक हियर। ठीक है। सो इफ़ anybody have any doubt and difficulties, so you can make a comment on my YouTube channel. So that is all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care everybody.